मम्मी, मेरा दोस्त क्या था जो कुदरत ने मेरे साथ इतना क्रूर मजाक किया। नंदिता अपनी माँ से रो रो कर पूछ रही थी। उसके रुदन से माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वे क्या जवाब दे। बेटी का दुख इस कदर हावी हो रहा था कि जैसे उनके खुद के प्राण न निकल जाए। बुढ़ी हड्डियाँ कितना सहन करेगी। पिता का भी वही हाल था। भाई बहन सभी की आंखें गिरली थी। सभी उसे धैर्य बंधा रहे थे, मगर वह थी कि रोना बंद करने का नाम नहीं ले रही थी। नंदिता की यह दूसरी शादी थी। पहले से उसे एक लड़की मीना थी। वह 5 साल की रही होगी जब उसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए। नंदिता के लिए इस हादसे को सह पाना आसान न था। मात्र 30 साल की होगी नंदिता जब उसे वेधवे का असहनीय दुख झेलना पड़ा। गोरी चिट्ठी तीखे नैनक्स वाली नंदिता में चित्ताकर्षण के सारे गुण थे। खूबसूरत इतनी थी कि जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। उसका पहला पति अक्सर एक निजी कंपनी में उच्चाधिकारी था। कार, फ्लैट, आधुनिक सुख सुविधाओं का सारा सामान घर में मौजूद था। अक्सर उसे बेहद प्यार करता था। वह अपने छोटे से परिवार में खुश थी कि एक दिन उसके एक्सीडेंट की खबर ने नंदिता की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। अक्षय की लाश के पास बैठकर वह बार बार उससे उठने को कहती। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सबकी आंखें नम थीं। किसी तरह लोगों ने नंदिता को संभाला। वक्त हर जख्म को भर देता है, ऐसा ही हुआ। नंदिता ने एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली। वह धीरे धीरे अतीत के हादसों से उभरने लगी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, मगर उसके माँ बाप को चैन नहीं था। वे उसकी पहाड़ जैसी जिंदगी को लेकर चिंताकुल थे। वे चाहते थे कि नंदिता की दूसरी शादी हो जाए ताकि उसकी जिंदगी में आया सुनापन भर जाए। कब तक अकेली रहेगी? क्या अकेली जिंदगी काटना एक स्त्री के लिए आसान होगा? माना कि वह अपने पैरों पर खड़ी है, फिर भी जब काम से घर आती तो अपने आप में खोई रहती। न किसी से ज्यादा बोलना, न किसी से जिरह करना। यकीनन अकेलापन उसे अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए था। भले ही जाहिर न करे, पर क्या माँ बाप की अनुभवी नजरों से छिप सकता है? वे बेटी की दुर्दशा देखकर गहरी वेदना से भर जाते। ये सब देखकर एक दिन पिता ने नंदिता से कहा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। यह अप्रत्याशित था नंदिता के लिए, फिर भी इसका जवाब देना था। अतः वह बोली, मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उसे आप लोगों पर छोड़कर ब्याह रचाऊं? यह मेरे लिए संभव नहीं है। अगर लड़का तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए, तब क्या स्वीकार करोगी? ऐसे कैसे हो सकता है जो किसी और से पैदा बेटी को अपनी बेटी माने? सब एक जैसे नहीं होते। एक ऐसा ही रिश्ता आया है। लड़के को कोई इतराज नहीं, वह सरकारी नौकरी में है। पहली पत्नी से 2 संतानें हैं, एक 15 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी है। पिता बोले, उनके पालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पालना क्या है, दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। सिर्फ साथ की बात है जिसकी तुम दोनों को जरूरत है। पिता के कथन पर नंदिता ने सोचने के लिए समय मांगा। उसने हर तरीके से सोचा, फिर इस फैसले पर पहुंची कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इससे जहां उसके माँ बाप की चिंता कम होगी, वहीं उसे भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? भैया भाभी का क्या भरोसा? कल वे बदल गए तो क्या बेटी को लेकर जीना आसान होगा? नंदिता की रजामंदी के बाद एक दिन उसके ऑफिस से उसका भावी पति विश्वजीत उसे देखने आया। सांवला रंग, सामान्य कद काठी, सिर पर नाम मात्र बाल, नए नक्श ऐसे मानो 19वीं सदी के हो। नंदिता को वह जमा नहीं। उसका पहला पति बेहद स्मार्ट था, MBA किया। वहीं विश्वजीत देखने से ही सरकारी विभाग का बाबू लग रहा था। न ढंग के कपड़े पहने थे, न ही बातचीत में स्मार्टनेस की झलक थी। उसका मन उदास हो गया। विधवा न होती तो आज भी उसके लिए कंवारों की कमी न थी। आपका नाम नंदिता है? विश्वजीत ने पूछा। जी। नंदिता मुस्कुराई। मेरा नाम विश्वजीत है। अगर आपको इतराज न हो तो आज शाम को किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। कुछ देर के लिए नंदिता हिचकिचाई, फिर खुद को सहमत कर उससे क्षमा मांगकर एकांत में आई। अपनी माँ को फोन लगाया। माँ ने उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। न चाहते हुए भी वह विश्वजीत के साथ रेस्टोरेंट में गई। कॉफी के सिप के बीच विश्वजीत बोला, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? नंदिता के सामने दूसरा कोई चारा न था। उसे लगा रंग रूप अपनी जगह है, मगर जिंदगी जीने के लिए एक पारिवारिक व्यक्ति होना बेहद जरूरी है। साथ में उसका आर्थिक भविष्य भी सुनिश्चित हो। यही सब सोचकर उसने उसके रंग को नजरअंदाज कर दिया। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। क्या उसे आप पिता का नाम देंगे? नंदिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। क्यों नहीं? जब आप मेरे बेटे बेटी को माँ का प्यार देंगी तो मैं भला क्यों पिता के फर्ज से विमुख होऊंगा।
आपकी बेटी मेरी बेटी होगी, भरोसा रखिए। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहूंगी कि आप अपने और मेरे में कोई भेद नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा। विश्वजीत मुस्कुराया। नंदिता को विश्वजीत के कथन में सत्यता नजर आई, सो शादी के लिए हाँ कर दी। शादी संपन्न हो गई। नंदिता ने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे उसने खुद को नए माहौल के अनुरूप ढाल लिया। विश्वजीत के लिए वह किसी हूर से कम नहीं थी। करीबियों को छोड़िए, उसके दूर दूर के रिश्तों में नंदिता जैसी कोई खूबसूरत महिला नहीं थी। इसी के बल पर वह विश्वजीत के दिल पर राज करने लगी। विश्वजीत की हालत यह थी कि जब उसे नंदिता धकेलती तब कहीं ऑफिस जाता, वरना उसी के मुँह पास में बंद कर समय काटना उसे अच्छा लगता। ऑफिस जाता तो भी नंदिता को 10 बार फोन लगाकर अपना हाल ए दिल बयां करता रहता। 2 साल गुजर गए। इस बीच वह एक लड़के की माँ भी बन गई। बच्चा दोनों की सहमति से पैदा हुआ। नंदिता के लिए यह अच्छी खबर थी। एक लड़की तो थी ही, अब वह एक लड़के की भी माँ बन गई। बच्चे की माँ बनते ही नंदिता का पूरा ध्यान उसी पर लग गया। लड़का पूरी तरह अपनी माँ पर गया था। एकदम गोरा था। कहीं से नहीं लगता था कि वह विश्वजीत का बेटा है। ऐसा बेटा पाकर विश्वजीत निहाल था। यों बेटे का नाम सुबोध रखा। एक दिन विश्वजीत की बड़ी बहन सुमन हालचाल लेने के लिए आई। जब तक विश्वजीत की दूसरी शादी नहीं हो गई थी तब तक घर की देखभाल वही करती थी। जब शादी हो गई तो आना जाना कम कर दिया। उसका अपना भी परिवार था। विश्वजीत का हाल लेने के बाद वह विश्वजीत की पहली पत्नी से पैदा बेटे अंकित और बेटी अनुराधा के कमरे में आई। विश्वजीत नंदिता के साथ नीचे रहता तो उसकी दोनों संतानें दूसरी मंजिल पर। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कमरे में घुसते ही विश्वजीत की बहन ने पूछा। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर बुआ की तरफ मुखातिब हो गए। ठीक चल रही है, अंकित बोला। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी क्यों है? सब ठीक तो है? सुमन ने भांप लिया। उसने फिर पूछा। अंकित समझदार था इसलिए कुछ नहीं बोला। वहीं अनुराधा बोल पड़ी। पापा ऊपर बहुत कमाते हैं, ज़्यादातर नीचे माँ और बच्चे के साथ रहते हैं। पहले रोज हमारे लिए बाजार से कुछ न कुछ लाते थे। अब सिवा डांटने के उन्हें कुछ नहीं सूझता। सुनकर सुमन को दुख हुआ। उसे अपने ही बच्चे पराये लगने लगे। ऐसा होना स्वाभाविक था, मगर इस कदर अपने बच्चों से बेखबर हो जाएगा इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। सुमन को विश्वजीत का दोबारा बाप बनना नागवार गुजरा। जब पहले से ही 2 संतानें थी, नंदिता अपनी बीवी के रंग रूप में ऐसा डूबा कि सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाया। सुमन पहले से ही उसके इस फैसले से खिन्न थी। एक बार सोचा विश्वजीत से इस संदर्भ में बात करे, उसे दुनियादारी सिखाई, पर फिर अगले ही पल सोचा यह उन लोगों का आपसी मामला है, बिना वजह बुरा बनेगी। विचार प्रक्रिया बदली तो सोचा उनका आपसी मामला बताकर क्या वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही? क्या उसका इस परिवार पर कोई हक नहीं? सगी बहन है, कोई सौतेली माँ नहीं। जब कोई नहीं था तब तो उसी ने अपने परिवार का हरज करके विश्वजीत का घर संभाला। अब उनका आपसी मामला बताकर किनारा कर लें, उसका मन नहीं माना। उसे अंकित और अनुराधा की फिक्र थी, इसलिए विश्वजीत को रास्ते पर लाना जरूरी लगा। विश्वजीत, आजकल तुम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वे बेचारे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। अपने बच्चे, यह क्या कह रही है दीदी? क्या नंदिता के बच्चे मेरे अपने बच्चे नहीं हैं? मैंने यह कब कहा? मगर तुम्हें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे बिना माँ के हैं। विश्वजीत को सुमन की बात बुरी लगी। सुमन आगे बोली। सुना है तुमने अनुराधा का नाम पहले वाले स्कूल से कटवाकर उसे एक छोटे से स्कूल में डलवा दिया है। दूसरे कमरे में अपने नवजात को दूध पिलाते हुए नंदिता सारी बातें सुन रही थी। एक बार सोचा इसका प्रतिकार करे, मगर भाई बहन का आपसी मामला समझकर चुप रही। स्कूल इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। अंकित का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ऐसे में बिना वजह महंगे स्कूल में डालने का क्या औचित्य है, इसलिए सस्ते स्कूल में डलवा दिया। सुमन के स्वर में व्यंग्य का पुट था। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो वह कमजोर नहीं होती। तुम्हारा सारा ध्यान नंदिता के इर्द गिर्द रहता है। सुमन का कथन विश्वजीत को सूल की तरह चुभ गया। अतः गुस्से में बोला, दीदी बेहतर होगा तुम इस पचड़े में न पड़ो। नंदिता मेरी पत्नी है, मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? सीखे। और फिर वह मुँह फुलाकर बैठ गई। विश्वजीत को काफी देर तक उसे मनाना पड़ा, तब जाकर मानी। उधर सुमन का मन विश्वजीत के रवैये से खिन्न था। नंदिता का रंग रूप इस कदर हावी हो गया कि अपना खून ही बेगाना लगने लगा। नंदिता की बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े लाना, बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना, बाजार मॉल घुमाना, उसकी उल्टी सीधी हर मांग पूरी करना, प्यार दुलार मनुहार सब नंदिता के ही परिवार तक सिमट गया। विश्वजीत के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से
उसकी सभी बहनें उससे कटने लगी, मगर विश्वजीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए नंदिता ही सब कुछ थी। नंदिता ने इसका भरपूर फायदा उठाया। विश्वजीत के मकान पर नंदिता का नाम चढ़ गया। ऑफिस में पत्नी की जगह नंदिता का नाम हो गया। यह सब नंदिता ने खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किया। अंकित से कुछ भी छिपा न था। राखी के दिन जब वह सुमन के घर आया तो सारी बातों का खुलासा कर दिया। सारी बात जानने के बाद वह बोली, नंदिता ने अच्छा नहीं किया। आते ही तुम्हारी माँ के सारे गहने ले लिए। अब धीरे धीरे हर चीज पर कब्जा करती जा रही है। उसकी अच्छी शादी कर सकूं। अंकित की बातों से लगा सचमुच वह समझदार हो गया है। सुमन का मन भर आया। अंकित ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उसमें सफल हो गया। उसके नौकरी पा जाने पर नंदिता ज्यादा खुश नहीं थी। उसकी नजर में अंकित औसत बुद्धि का लड़का था। वहीं विश्वजीत खुश था। नंदिता को लगा विश्वजीत का झुकाव कहीं अंकित की तरफ न हो जाए, इसलिए तंज कसने से बाज नहीं आती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अनहुस खबर आई कि विश्वजीत को फूड पॉइजनिंग हो गया है। वह शहर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में शादी अटेंड करने अकेला गया था। वहीं पर उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह रास्ते में ही चल बसा। अंकित फैजाबाद में पोस्टेड था। भागा भागा आया। पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच अनाथ हो गया। पिता के सारे क्रियाक्रम करने के बाद वह वापस जाने लगा तो नंदिता के पास आया, बोला, मम्मी आप यह मत समझाइएगा कि आप अकेली हो गई। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मोना की शादी मेरे हिस्से की जिम्मेदारी है। जैसे अनुराधा वैसी मोना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अचानक नंदिता फपक फपक कर रो पड़ी। वहां बैठे सबके सब अचंभित। अंकित पास बेटी सुमन से बोला, बुआ माँ देखिए क्या हो गया। एक बारी की सुमन को लगा क्यों वह उससे सहानुभूति जताने जाए। जैसा किया वैसे भूखते। बुआ की दुविधा अंकित ने भाप ली। उसे अच्छा नहीं लगा। जो भी हो वह उसकी माँ है। क्या उन्हें मैं जंजार में छोड़कर यूं चले जाना उचित होगा? उन्हें दोबारा वैधव्य की पीड़ा झेलनी पड़ी। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? कुदरत का एक स्त्री के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि जिसके साथ भेदभाव कर रही हूँ वह मेरे बेटे से भी बढ़कर होगा। नंदिता का इतना भर कहना था कि सबके मन के भाव एकाएक बदल गए। सुमन को अब भी नंदिता के व्यवहार में आए परिवर्तन पर भरोसा नहीं था। उसे यही लग रहा था कि उसने वक्त की नजाकत समझकर अपना पेतरा बदल लिया है। फिर एकांत में ले जाकर अंकित को समझाने का प्रयास किया। नहीं बुआ जी, उनका अब मेरे सिवा कोई नहीं है। उन्होंने चाहे जैसा भी व्यवहार मेरे साथ किया हो, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। सुमन को अंकित का कद उससे भी बड़ा नजर आने लगा। वह इंसान नहीं साक्षात फरिश्ता लगा। उसे वह भाव विभोर हो उठी। यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।